उड़ीसा सरकार विद्यालय एवं गण शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा यूट्यूब लाइव शिक्षादान कार्यक्रम में मैं अश्विनी कुमार षडंगी सर्वोदय विद्यापीठ लोहासिंघा बलांगीर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तक के अंतर्गत जो आपका विषय है रूप विचार तथा संज्ञा का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का विषय। बच्चों, हम जो मुंह से बोलते हैं, जो शब्द निकलते हैं वो ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। ध्वनियों से बनते हैं वर्ण और वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द या पद। तो बच्चों, ऐसे वाक्य में जो शब्दों को हम प्रयोग करते हैं, जिन पदों को हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं, शब्दों को जब हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं पद। तो वाक्य में जब शब्द प्रयोग होते हैं उसे कहते हैं पद। यानी कि शब्द और पद में कोई अंतर नहीं है। जब वाक्य में प्रयोग करते हैं वो होता है पद, नहीं तो कहते हैं शब्द। ये पद नाना रूपों में दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें रूप भी कहते हैं। तो पद बनते समय मूल शब्दों में कभी कभी कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो ये परिवर्तन कैसे होता है, आइए हम समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ दो वाक्य लिया है। तो पहला ये वाक्य है, तू कल वहां बड़ा कमरा अवश्य ले। बच्चों ध्यान से देखिए, तुझे कल वहां बड़े कमरे अवश्य लेने पड़ेंगे। अब प्यारे बच्चों, मुझे खेद है कि तकनीकी खराबी के कारण हमारा ये कार्यक्रम रुक गया था। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, फिर से जुड़िए। अभी हम शुरू से फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय था रूप विचार तथा संज्ञा। तो बच्चों, रूप विचार क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, हम जो मुंह से निकाल रहे हैं, जो शब्द निकाल रहे हैं, वो ध्वनियों के माध्यम से बन रहा है। तो भाषा की सबसे लघुतम इकाई है ध्वनि। ध्वनियों से बनते हैं वर्ण। ध्वनियों से बनते हैं वर्ण। तो वर्णों के मेल से बनता है शब्द, और ये जो शब्द जब वाक्यों में प्रयोग होते हैं तो इसे कहते हैं पद। तो बच्चों, शब्द और पद एक ही चीज है, लेकिन व्यवहार स्थान के अनुसार इसका नाम बदल रहा है। जब वाक्य में प्रयोग होता है तो शब्द हो जाता है पद। तो ये जो पद वाक्यों में प्रयोग होते हैं ये बहुत सारे रूपों में दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें रूप भी कहते हैं। पद बनते समय मूल शब्दों में कभी कभी कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों, ये परिवर्तन कैसे होता है, आइए
हम इसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने यहां 2 वाक्य लिखा है। इस 2 वाक्यों को ध्यान से देखिए। तू कल वहां बड़ा कमरा अवश्य ले, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है तुझे कल वहां बड़े कमरे अवश्य लेने पड़ेंगे। तो पहले वाक्य और दूसरे वाक्यों में जो पदों में बदलाव हुआ है उसको समझिए। तू परिवर्तन होके हो गया है तुझे दूसरे वाक्य में। फिर आगे देखिए, बड़ा परिवर्तन होके नीचे वाले वाक्य में हो गया है बड़े। तीसरे पद को ले कमरा, परिवर्तन होके दूसरे वाक्य में हो गया है कमरे। चौथा शब्द ले, परिवर्तन होके दूसरे वाक्य में हो गया है लेने। अच्छा बच्चों, ये जो परिवर्तन हुआ है पहले वाले वाक्य में और दूसरे वाले वाक्य में, जो शब्दों में, जो पदों में जो बदलाव हुआ है, ये परिवर्तन क्यों हुआ है? ये परिवर्तन लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण हुआ है। तो ये सब चीजें पदों में परिवर्तन कराते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये परिवर्तन कैसे होता है, लिंग के कारण कैसे परिवर्तन होता है। मैंने 2 वाक्य लिखे हैं। लड़का जाता है, लिंग परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होके हो गया लड़की जाती है। देखिए, लड़का जब लड़की हो गया तो क्रिया में भी परिवर्तन हो गया। वचन के कारण, नीचे वाले वचन के कारण देखिए, अच्छा बच्चा पढ़ता है। अब अच्छा बच्चा एक वचन, बहुवचन में अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। देखिए वचन बदला तो पदों में बदलाव हुआ। अब नीचे वाले वाक्य में देखिए, पुरुष के कारण, मैं नाचूंगी, वे नाचेंगे। मैं उत्तम पुरुष, जिसे आप प्रथम पुरुष या फर्स्ट पर्सन कहते हैं। वे अन्य पुरुष, बहुवचन, मैं नाचूंगी, वे नाचेंगे। अब नीचे वाले में देखिए, काल के कारण कैसे परिवर्तन होता है। वह खाता है, उसने खाया। वह खाता है वर्तमान काल, उसने खाया भूतकाल, पास्ट टेंस, अतीत काल। तो वचन के कारण, लिंग के कारण, पुरुष के कारण, काल के कारण पदों में परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी वाक्य में पद बनने पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने देखा वाक्यों में परिवर्तन हुआ, लेकिन अभी जो वाक्य देखेंगे उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, उसके पीछे भी क्या कारण है वो भी समझेंगे। देखिए मैंने 4 वाक्य लिए हैं। वह जरूर आएगा, मेज के नीचे बिल्ली है, मनोज और सरोज पढ़ रहे हैं। वाह, तुमने कितना अच्छा गाया। मैंने जो शब्दों के नीचे जो अंडरलाइन किया हुआ है, जो रेखांकित किया हुआ है, जरूर के नीचे और वाह, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम बदल देंगे इसका, वाक्य में लिंग बदलेंगे, वचन बदलेंगे, तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों, किस लिए नहीं होता है और कौन से प्रकार के शब्द होते हैं? देखिए ये होते हैं जो परिवर्तन होने वाले शब्द और बिना परिवर्तन होने वाले शब्द। अतएव रूप परिवर्तन की दृष्टि से हम पदों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसको कहेंगे, अविकारी शब्द किसको कहेंगे, हम आइए समझते हैं। विकारी शब्द यानी कि, पहले देखेंगे विकारी शब्द यानी कि जिन पदों का रूप परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द होते हैं। और ये जो विकारी शब्द होते हैं इसके 4 भेद हैं। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। देखिए मैंने लिखा है,
पहले है संज्ञा या विशेष्य, फिर दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण, चौथा होता है कारक। ओडिया में भी हम इसे यही नाम से ही जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में नाउन, इसे कहते हैं नाउन, ये है प्रोनाउन, ये है विशेषण एडजेक्टिव, और ये आपके जो कारक होते हैं। तो बच्चों, हमने देखा विकारी शब्दों के 4 भेद हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अविकारी शब्द क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अविकारी शब्द किसे कहेंगे? जिन पदों का रूप परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी पदों के भी 4 भेद हैं, मैंने लिखा है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द होते हैं और इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय यानी कि जो व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चों, मैंने जो 4 उदाहरण दिए थे आपको, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। मैंने जो 4 उदाहरण लिए थे, जरूर के नीचे और तुमने, जरूर है क्रिया विशेषण, के नीचे संबंध बोधक, और है समुच्चय बोधक, और वह है विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, इस प्रकार पदों को रूप परिवर्तन की दृष्टि से हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। आगे बढ़ते हैं, अभी हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो आपको याद होगा संज्ञा किस प्रकार का पद है, शब्द है? संज्ञा है विकारी, संज्ञा होता है विकारी। ये विकारी शब्दों में आता है संज्ञा, यानी कि संज्ञा के कारण पदों के रूपों में परिवर्तन होता है। तो ये संज्ञा किसे कहते हैं, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, 5 वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य, मोहन पढ़ता है। दूसरा वाक्य, गाय चरती है। तीसरा वाक्य, रोशन दूध पीता है। चौथा, गोपाल कक्षा में है। पांचवा, कमला प्रार्थना करती है। तो बच्चों, इन वाक्यों में रेखांकित पदों को देखिए। मोहन, गाय, दूध, कक्षा और प्रार्थना, ये जो पद हैं, ये पहला पद मोहन, ये शब्द किसी व्यक्ति को समझा रहा है। गाय किसी पशु की जाति को, दूध किसी द्रव्य को, और कक्षा एक समूह को दिखा रहा है, प्रार्थना एक भाव का बोध करा रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार के शब्दों को हम कहेंगे संज्ञा, यानी कि जो शब्द किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव के नाम का बोध कराता है, उसे हम कहेंगे संज्ञा या विशेष्य। तो बच्चों, आइए हम इस जो संज्ञा है, ये कितने भागों में इसको बांटा गया है, हम आइए समझते हैं। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है, इसके 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक, चौथा है समूहवाचक, और 5वां है भाववाचक। तो बच्चों, आइए एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, पहला है व्यक्तिवाचक। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक किसे कहा जाएगा, आइए देखते हैं। केवल एक ही व्यक्ति, प्राणी या स्थान का नाम बताने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। केवल एक ही व्यक्ति, प्राणी, स्थान का जो नाम बताएंगे, ऐसे शब्दों को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कुछ उदाहरण लेते हैं इसका, आइए देखते हैं। व्यक्तियों के नाम कौन कौन? कमल, सुनीता,
रहीम, आलोक, ये कुछ व्यक्तियों के नाम, इन नामों से वो जाने जाते हैं, एक ही व्यक्ति को समझा रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्राणियों के नाम, हीरामन, हीरामन किसका नाम? एक तोते का नाम। देखिए मैंने वंधनी में उसे लिखा है, अगर तोता कहेंगे तो वो व्यक्ति नहीं होगा, वो फिर जाति में चला जाएगा। मैंने उसका नाम दिया है, जाति को व्यक्ति में बदल दिया है। चेतक, एक घोड़े का नाम। अच्छा बच्चों, चेतक किसका घोड़ा था आपको पता होगा? हाँ, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। ऐरावत, ये हाथी का नाम। तो स्वर्ग में इंद्र के पास जो हाथी है उसका नाम है ऐरावत। हाथी कहने से नहीं होगा, नाम कहने से होगा। अब देखिए बच्चों, कपिला, एक गाय का नाम। तो ये नाम जब दे दिया हमने, आपके घर में भी जो कुत्ता या बिल्ली आप पालते हैं, तोता पालते हैं, आप उसका नाम देते हैं। टॉम कहते हैं कुत्ते को, बिल्ली का नाम देते हैं आपने रोकू, चीकू, ऐसे नाम दिया हुआ होता है। तो आप जो बिल्लियां या घर में जो तोता रखते हैं उसका भी आप नाम देते हैं, या फिर गाय का भी नाम देते हैं। तो जो गाय का नाम देते हैं कमला, हैं कजरी, धौरी, ये जो गाय का नाम देते हैं उसको जब नाम दे देंगे तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए गांव या शहर के हम नाम को थोड़ा सा देखते हैं। गांव का नाम रामपुर, शहर का नाम कटक या बलांगीर, देश का नाम भारत, अमेरिका, जापान। ये हो गया देशों के नाम, गांवों के नाम, शहर के नाम। फिर है नदी, पहाड़ या झील के नाम। जो नाम होता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं नाम। महानदी हमारे उड़ीसा में बहती है, गंगा, हिमालय पर्वत, गंधमार्दन पहाड़, चिलिका जो झील है। तो ये नाम है किसी झील के, पहाड़ के, नदियों के नाम। पुस्तकों के नाम, गीता, कुरान, बाइबिल, कामायनी, रामचरित मानस, ये पुस्तकों के नाम। ये जब नाम, किसी का नाम हम बताते हैं तो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? प्राणी, पदार्थ, प्राकृतिक तत्व आदि का सर्वसामान्य, यानी कि जो जातिगत नाम होता है उसके नाम बताने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। पूरा एक जाति का नाम बताता है बच्चों, एक पूरा जाति का नाम अगर बताएगा तो होगा जातिवाचक संज्ञा। उसमें प्राणियों की जो जातियां हैं, पदार्थों की जो जाति है, प्राकृतिक तत्व आदि का जो सर्वसामान्य नाम होगा उसको जो बताएंगे तो होगा जातिवाचक संज्ञा। आइए इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। तो पहला है मनुष्य जाति। मनुष्य जाति में क्या क्या आ सकता है? पुरुष, सभी प्रकार के पुरुष, स्त्री, सभी प्रकार की, लड़का, लड़की, लड़का लड़की, देखो मोटा लड़का, मोटी लड़की, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, बच्चा, शिशु, ये सब मनुष्य की जो जातियां हैं। मनुष्यतर प्राणी, इसमें पशु, पक्षी, घोड़ा, मछली, सांप, कौवा, बाघ, मक्षी। देखिए मैंने यहां घोड़ा लिखा है, ये पूरी जाति को समझा रहा है, लेकिन उसमें व्यक्तिवाचक में एक घोड़े का नाम बताया था, वो एक ही खास घोड़े को समझा रहा है। एक ही घोड़े को समझाएगा तो व्यक्ति, उसके नाम, और पूरी घोड़े की जो जाति है उसको समझाएगा तो वो होगा जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए वस्तु या प्राकृतिक जो तत्व होते हैं, तो वस्तु में घर, सभी प्रकार के घर, घर की जाति, कुर्सी, सभी प्रकार की कुर्सी, दरवाजा, फिर है बाजा, सभी प्रकार के जो बाजा, किसी एक खास वाद्य यंत्र का नाम लेंगे तो हो जाएगा व्यक्ति, कलम, पहाड़, फिर है नदी, हमने एक ही नदी का नाम लिया था गंगा या महानदी, वो हो जाएगा व्यक्ति क्योंकि नाम लेके पुकारा, लेकिन नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों को समझा रहा है, वो हो जाएगा जाति। अब देखिए पद,
जैसे शिक्षक, शिक्षक कहने से पूरी शिक्षक जाति को समझा रहा है, इसलिए यह है जातिवाचक। लेकिन एक शिक्षक का नाम लें, जैसे मेरा अश्विनी कुमार, यह हो गया एक ही व्यक्ति को, यह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपके जो शिक्षक हैं सभी शिक्षक को समझाएंगे तो जातिवाचक, एक एक शिक्षक का आप अगर नाम लेंगे तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और डॉक्टर, सभी प्रकार के डॉक्टर, नर्स, अध्यापक, इंजीनियर, मंत्री, कवि, लेखक, ये सब आपके आ जाएंगे जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत। आपने समझ लिया ना? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इसका जो तीसरा रूप होता है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। आप देख रहे हैं बच्चों, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा, द्रव्यवाचक किसे कहेंगे? द्रव्य या जो पदार्थ का नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य या पदार्थों का नाम बताने वाले, द्रव्य या पदार्थ का नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं। अच्छा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा अगणनीय होते हैं, इसे नापा या तौला जाता है, इसका तौल किया जाता है या नापा जाता है। तो बच्चों कुछ उदाहरण से हम समझेंगे। देखिए, धातु, धातु एक द्रव्य है, तो कौन कौन सा धातु आप जानते होंगे? सोना, तांबा, पीतल, चांदी, लोहा, स्टील, ये सब धातुओं के नाम। द्रव पदार्थ जो लिक्विड, तेल, दूध, पानी, शहद, घी, ऐसे बहुत सारे जो द्रव पदार्थ होते हैं। और जो द्रव्य होता है, आटा, लकड़ी, घास, दाल, ये दाल होगा, ये दाल होगा, ये गलत लिखा था थोड़ा सा, आप सुधार लीजिए, दाल। और अन्न, ये सब होगा आपका जो द्रव्य। ध्यान दीजिए, इसको नापा या तौला जाता है। तो ये है द्रव पदार्थों के नाम। तो बच्चों आज हमने संज्ञाओं के 5 भेदों में से 3 भेद को समझ लिया। बाकी बचे 2 समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। ये हम दूसरे क्लास में, अगले पीरियड में इसकी हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों आशा करता हूं आज आपने सब कुछ समझ लिया होगा। अगर आपको फिर से समझना है तो इस वीडियो को आप फिर से एक बार चला के देखिए। घर में रहिए, कहीं बाहर मत निकलिए और सुरक्षित रहिए। बाहर निकलेंगे तो मास्क का आप जरूर इस्तेमाल करें और कम से कम 2 गजों की दूरियां बनाकर रखें। घर में रहे, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है। तब